अध्याय 221 सफलतापूर्वक निकाला गया। क्या ये काम कर गया? रोहित ने अपनी मुड़ी हुई और फटी हुई बांह को देखा। उसे लगा कि अंदर की प्रेत छाया अब नियंत्रण नहीं खो रही है। उसकी बांह में तुरंत सनसनी लौट आई। भले ही उसकी बांह विकृत थी, उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। कड़क टिल्ड जोड़ों के हिलने की आवाज आई और अगले ही पल रोहित की बांह लगभग एक अजीब तरीके से अपनी सामान्य अवस्था में लौट आई। उसकी बांह पर दरारें अभी भी थीं, ठीक नहीं हुई थीं। ये दर्शाता है कि उसके शरीर को खुद से ठीक होने की आवश्यकता थी। केवल दो प्रेत आंखों पर भरोसा करना, बस एक प्रेत छाया वाली बांह को दबाने के लिए। वाकई, एक बार जब एक प्रेत छाया को शरीर मिल जाता है, तो उसके आतंक का स्तर नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। जब ये केवल एक छाया के रूप में मौजूद होती है, तो ये सबसे कमजोर होती है। मुझे सचमुच नहीं पता कि पहले उस मानव त्वचा के कागज पर लिखे शब्द सच्चे थे या नहीं। क्या इस चीज को वास्तव में पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? अपनी बांह को धीरे धीरे अपनी कार्यक्षमता वापस पाते हुए देखकर उसका भाव बहुत गंभीर बना रहा। रोहित, क्या तुम ठीक हो? मानसी ने सावधानी से पूछा। उसकी नसें रोहित से भी ज्यादा तनाव में थीं। इस स्थिति में वह केवल एक दर्शक के रूप में चुपचाप देख सकती थी, कोई कार्रवाई करने में असमर्थ थी। अभी के लिए कुछ गंभीर नहीं है। मेरे पिछले विचार सही थे। अगर यह सिर्फ एक बांह को नियंत्रित कर रहा है, तो मैं बस संभाल सकता हूं, रोहित ने अपनी बाईं हथेली को छूते हुए कहा। हालांकि सनसनी थी, ये ठंडी और अकड़ी हुई थी, जैसे किसी शव की बांह हो। रोहित, तुम वहां क्या कर रहे हो? ऐसे नाजुक समय में तुम्हें कुछ भी खतरनाक नहीं करना चाहिए। जयपुर शहर में ज्यादा भूत नियंत्रक नहीं है और तुम्हारी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारी हालत बिगड़ती है, तो यह आगे की स्थिति को प्रभावित कर सकती है, पूनम ने सैटेलाइट ट्रैक्ड सेल फोन से चेतावनी दी। रोहित की पिछली बातचीत से ऐसा लग रहा था कि वह कुछ खतरनाक करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी सीमाएं जानता हूं, तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी अनूठे वातावरण के कारण मैं किसी भी स्थिति के लिए तैयारी करने हेतु अपने शरीर में प्रेतों की क्षमताओं का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं जो उत्पन्न हो सकती है, रोहित ने जवाब दिया। तुम्हें क्रूर प्रेतों पर शोध के लिए प्रोफेसर अरूप गुप्ता के पास जाना चाहिए। वह उस क्षेत्र के एक अग्रणी हैं और किसी का भी शोध उनके जितना गहन नहीं है, पूनम ने सुझाव दिया। अगर तुम्हें जरूरत है, तो मैं तुरंत उनसे संपर्क कर सकती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं यहाँ लगभग खत्म कर चुका हूँ। रोहित को अरूप गुप्ता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और अभी अभी उसके भाई को मारने के बाद अब उसकी मदद मांगना चेहरे के लिए बहुत ज्यादा होगा, है ना? आगे तुम चुप रहना बेहतर समझो। मुझे कुछ दृष्टि समस्याओं से निपटना है। अगर तुम्हारे पास मुझसे बात करने का समय है, तो तुम ये भी जांच सकती हो कि क्या मैंने जिन फाइलों के लिए कहा था, वे व्यवस्थित की गई हैं या नहीं। और मुझे अंकुश की फाइल की एक प्रति भी चाहिए। तो सावधान रहना, पूनम ने कहा, रोहित को अलौकिक घटना से निपटने में परेशान न करते हुए। मानसी जी, तैयार हो जाओ। मैं तीसरी बार प्रयास करने जा रहा हूं, रोहित ने फिर कहा। मानसी वहां खड़ी थी, बेहद घबराई हुई। मैं तैयार हूं, आगे बढ़ो। रोहित का भाव गंभीर था क्योंकि उसने अपनी बांह उठाई, जो एक हल्की लाल चमक से ढकी हुई थी, जो प्रेत आंखों की शक्ति से निकली थी। अपनी योजना के अनुसार, वह पहले प्रेत क्षेत्र की शक्ति का उपयोग करके एक सामान्य व्यक्ति के शरीर को निराकार करेगा। हालांकि क्रूर प्रेत अलग तरह से प्रभावित हो सकता है, वह इसे सीधे तौर पर तब तक पहचान सकता है जब तक कि संस्थाओं में कोई अंतर हो, क्योंकि प्रेत शिशु मानसी के साथ समाहित हो गया था। फिर, उस बांह का उपयोग करके जिस पर प्रेत छाया का कब्जा था, वह प्रेत शिशु को पकड़ेगा और किसी भी अंग को नुकसान पहुंचाए बिना उसे बाहर निकालेगा। अचानक, अपनी हथेली के हिलने के साथ, उसने मानसी के हल्के से फूले हुए पेट की ओर जोर से हाथ बढ़ाया। कुछ अकल्पनीय हुआ। रोहित का पूरा हाथ अजीब तरह से उसके पेट में घुस गया, फिर भी मानसी को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, केवल एक सर्द ठंडक उसके शरीर के अंदर फैल गई। लेकिन अगले ही पल, मानसी के पेट के अंदर का प्रेत शिशु तेजी से हिलना शुरू हो गया, त्वचा के नीचे से बच निकला और मांस का पीछा करते हुए ऊपर की ओर रेंगने लगा। दोनों स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि फूला हुआ क्षेत्र लगातार हिल रहा था। रोहित, रोहित, ये हिल रहा है। मानसी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। केवल हिल नहीं रहा है, ये भाग रहा है क्योंकि इसे मेरे द्वारा लाया गया खतरा महसूस हो रहा है। रोहित की नजरें तेज हुईं और वह आगे बढ़ा, अपनी पूरी बांह मानसी के शरीर में घुसा दी। उसका हाथ उस दिशा में पहुंच रहा था जहां प्रेत शिशु मचल रहा था। इससे पहले कि वह छाती गुहा तक पहुंच पाता, उसने महसूस किया कि उसकी हथेली ने कुछ पकड़ लिया है। एक ठंडा, मचलने वाला जीव, मुट्ठी के आकार के शरीर के साथ, में एक लगभग अजीब ताकत थी।
तुम भागना चाहते हो? बाहर निकलो। रोहित ने जोर से खींचा। उसकी पूरी बांह मानसी के पेट से बाहर निकली। उसके हाथ में एक गहरे हरे रंग का भयानक शिशु था जिसने अपनी आंखें भी नहीं खोली थीं। एक नवजात चूहे जैसा दिखता था, फिर भी असाधारण रूप से क्रूर था। प्रेत शिशु ने अपना मुंह खोला और एक अप्राकृतिक भयानक चीख निकाली। वाह टिल्ड! आवाज तीखी और भेदी थी। इसे केवल फर्श ने ही नहीं सुना, पूरी विला इस रीढ़ कांपाने वाली चीख से गूंज उठी। वह क्या बकवास है? आलिया, जो स्नान कर रही थी, शोर से इतनी डर गई कि साबुन उसके हाथ से फिसल गया। सफलतापूर्वक निकाला गया। ये काम कर गया। रोहित ने अपने हाथ में अभी भी अविकसित प्रेत शिशु को देखा, उसे सीधे एक सुनहरे बक्से में रखा और उसे कैद करने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही उसने जाने दिया, प्रेत शिशु उछल गया, तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था। ये चीज काफी दुष्ट है, यह इतना छोटा होने पर भी इतना भयंकर है। अगर यह बड़ा हो गया, तो कौन जानता है क्या होगा। रोहित ने इसे मौका नहीं दिया, अपने बगल में पड़ी एक सूखी उंगली उठाई, प्रेत शिशु को नीचे दबाया और उसे उसी जगह पर कील दिया। सूखी उंगली प्रेत शिशु के शरीर को भेदते हुए उसे मेज पर जकड़ दिया। प्रेत शिशु ने एक भेदी चीख निकाली और फिर मरणासन होकर मेज पर लेट गया, गतिहीन। रोहित ने प्रेत शिशु के शरीर को कोहनी से छुआ, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह पूरी तरह से स्थिर था, इससे पहले कि वह आखिरकार आराम करे। हालांकि वह जानता था कि हालांकि प्रेत शिशु मरा हुआ लग रहा था, वह वास्तव में केवल अस्थायी रूप से जकड़ा हुआ था, और जैसे ही सूखी उंगली को बाहर निकाला जाएगा, प्रेत शिशु तुरंत अपनी गतिविधि फिर से हासिल कर लेगा और फिर से अविश्वसनीय रूप से भयंकर हो जाएगा। उंगली के साथ रोहित ने प्रेत शिशु को वापस एक सुनहरे बक्से में रखा, उसे कसकर सील कर दिया, सोने के पन्नी की कई परतों से लपेट दिया और सुनिश्चित किया कि यह चुकहीन था। हो गया। ये सब करने के बाद उसने आखिरकार राहत की सांस ली। आज से इस प्रेत शिशु के लिए भागना काफी मुश्किल होगा। अगर कुछ असामान्य नहीं हुआ, तो ये जीवन भर के लिए कैद रहेगा। रोहित, क्या ये हो गया? मानसी, इस भयानक दृश्य को देखने के बाद पूछने की हिम्मत की। रोहित ने कहा, तुम्हारे अंदर के प्रेत शिशु को फिलहाल निपटा दिया गया है, लेकिन मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि यह चीज तुम्हारे शरीर में कैसे आई। क्या तुम्हें वाकई इन पिछले कुछ दिनों की कोई याद नहीं है? या क्या तुम्हें कोई अजीब घटनाएं मिली हैं? उसे लगा कि इस दूसरे प्रेत शिशु के प्रकट होने के पीछे एक कारण था। ये बिना कारण के मानसी के पेट में प्रकट नहीं हो सकता था। मुझे सचमुच नहीं पता, मैं इन दिनों बस सामान्य रूप से काम पर गई थी, मानसी ने कहा। तो क्या तुम्हारे आसपास के लोगों के साथ कुछ अजीब हुआ है? किसी भी असामान्य विवरण को नजरअंदाज मत करना। ध्यान से सोचो, रोहित ने कहा। मानसी ने कहा, तो मुझे फिर से सोचने दो। अच्छा है, मैं तुम्हें सोचने के लिए 10 मिनट देता हूं, रोहित ने कहा जैसे ही उसने मेज पर रखी चीजों को समेटना शुरू किया। बस एहतियात के तौर पर उसने कई चीजें तैयार की थीं। हालांकि जैसे ही वह पैक कर रहा था, रोहित ने अचानक देखा कि बाहर का आसमान तेजी से गलत लग रहा था। कांच से चमकने वाली रोशनी से प्रतिबिंबित होकर उसने देखा कि बाहर की रात काली नहीं थी, बल्कि एक भयानक नीले रंग से रंगी हुई थी। नीले और काले का यह मिश्रण एक ऐसे बच्चे की त्वचा के रंग जैसा था जो कई दिनों से मर चुका था, ठीक उसी प्रेत शिशु जैसा जिसे उसने अभी अभी मानसी के शरीर से निकाला था। प्रेत शिशु का इस चल रही बड़ी घटना से जरूर संबंध होगा। मानसी की स्थिति निश्चित रूप से आकस्मिक नहीं है। इस मामले को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए हमें शायद समस्या के खुद सामने आने का इंतजार करना होगा, रोहित ने अपने मन में सोचा। उसी क्षण मानसी ने अचानक कहा, ओह हाँ, कुछ ऐसा हुआ जो संबंधित हो भी सकता है और नहीं भी। मैंने अपनी सोसाइटी में किसी को एक महिला पड़ोसी के गर्भवती होने और जांच के लिए अस्पताल जाने के बारे में बात करते सुना। एक महिला का गर्भवती होना सामान्य है, इसमें क्या खास है? रोहित ने सिर झुकाते हुए पूछा। लेकिन सोसाइटी में वह महिला बांझ है। वह लगभग 10 साल से शादीशुदा है बिना गर्भवती हुए। वह अक्सर अपने पति से इस बारे में लड़ती है। कुछ झगड़े इतने बड़े थे कि सोसाइटी में हर कोई उनके बारे में जानता है, मानसी ने समझाया। रोहित का भाव बदल गया। यह अभी अभी इन पिछले कुछ दिनों में हुआ है? हाँ, इन पिछले कुछ दिनों में, मानसी ने सिर हिलाकर पुष्टि की। मैं कल किसी को इसकी जांच करवाता हूँ, रोहित ने कहा। मानसी ने अंदाजा लगाया, क्या तुम्हें लगता है कि वह पड़ोसी मेरे जैसी ही स्थिति से गुजर रही हो सकती है? ये सुनकर रोहित का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। हमें बेहतर उम्मीद करनी चाहिए कि नहीं, वरना क्या? वरना ये शहर तबाह हो जाएगा, रोहित ने दबी आवाज में कहा। मानसी चौंक गई। क्या यह इतना गंभीर है?
ये तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा गंभीर होने वाला है। मैं कल किसी को जांच करवाकर सबूत निकलवाता हूँ। आज की घटना को गुप्त रखना सबसे अच्छा है, इसका जिक्र किसी से मत करना, याद रखना, किसी से भी नहीं, रोहित ने कहा। मैं इसे गुप्त रखूंगी, चिंता मत करो, मानसी ने सिर हिलाया। रोहित ने कहा, तुम्हारा मुद्दा अस्थायी रूप से हल हो गया है। देर हो रही है, अगर कुछ और नहीं है तो तुम्हें सो जाना चाहिए। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, तुम वहां क्यों खड़ी हो, इधर आओ। मानसी पहले हक्का बक्का खड़ी रही, फिर महसूस करते हुए कि उसका क्या मतलब था, उसका चेहरा लाल हो गया। 1 मिनट रुको, मुझे अपने कपड़े लेने दो। फर्श से कपड़े उठाते हुए वह तुरंत उसके पीछे चली गई, अपनी मर्जी से कमरे में चली गई। और ठीक इसी क्षण मंद रोशनी वाले जयपुर शहर में एक अज्ञात आतंक पनप रहा था। सामान्य जनता ने पहले ही इस बड़े पैमाने की विसंगति को नोटिस कर लिया था, और कुछ जगहें तो ऐसी भी थी जहां दहशत फैलनी शुरू हो गई थी। सौभाग्य से घटनाएं हाल ही में हुई थी, इसलिए दहशत बहुत ज्यादा नहीं फैली थी। हालांकि शहर के एक अज्ञात कोने में अंधेरे में लिपटी एक सोसाइटी में अचानक एक शिशु की चीख गूंज उठी। भेदी और अजीब, इसने रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अध्याय 222। एक दिन। मानसी, हम, उसकी फाइल में कोई समस्या नहीं है। संचार कक्ष में पूनम ध्यान से मानसी की फाइल का अध्ययन कर रही थी, साथ ही एक नोटबुक पर पेंसिल से नोट्स ले रही थी। मानसी एक प्रेत शिशु द्वारा ग्रस्त थी, जिसे बाद में रोहित ने किसी तरीके का उपयोग करके बाहर निकाला। वर्तमान में प्रेत शिशु के नियंत्रण से मुक्त है। निकाले गए प्रेत शिशु को रोहित ने हिरासत में ले लिया है और सील कर दिया है। मामला बिना किसी संदेह के निश्चित है। नीचे पूरी घटना की रिकॉर्डिंग है। फिर उसने रिकॉर्डिंग का वह हिस्सा निकाला, रिकॉर्डिंग USB ड्राइव को फाइल बैग में रख दिया। बातचीत से लगता है कि मानसी का प्रेत शिशु से ग्रस्त होना कोई अकेली घटना नहीं हो सकती है। उसके आवासीय परिसर में एक महिला के साथ भी इसी तरह की घटना होने का संदेह है, जिसकी जांच और पुष्टि करने की आवश्यकता है। रोहित पहले ही इस पर काम कर रहा है। ये फाइल कप्तान को भेज दो, पूनम ने फाइल बैग पर लिखा। जयपुर शहर प्रेत शिशु की घटना। ठीक है। एक कर्मचारी तुरंत फाइल बैग लेकर चला गया। पूनम ने रोहित और मानसी की निगरानी जारी रखी। वास्तव में ये जासूसी नहीं, बल्कि खुले तौर पर सुनना था, क्योंकि यह रोहित की सहमति से किया गया था। 24 घंटे संचार बनाए रखा गया था। उसी क्षण उसके हेडसेट से आवाजें प्रसारित हुईं। पूनम सुन रही थी और साथ ही नोट्स ले रही थी। यह उसका काम था, घटनाओं की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्डिंग और लिखित नोट्स दोनों रखना, फाइलों के साथ छेड़छाड़ की संभावना को कम करना। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसने मानसी और रोहित से आने वाली आवाजों को अजीब होते हुए देखा। उसकी कलम अचानक रुक गई, उसका चेहरा धीरे धीरे तन गया, फिर हेडसेट के माध्यम से आवाज ने उसके गालों को तुरंत लाल कर दिया। वह एक चौंके हुए खरगोश की तरह अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। रोहित, तुम कमीने, पूनम खुद को कोसने से नहीं रोक पाई, क्योंकि उसका चेहरा लाल हो गया था। उसके बगल में संचार अधिकारी हंसा। क्या हुआ, पूनम? तुम्हारे रोहित ने तुम्हें इस बार परेशान करने के लिए क्या किया? मुझे लगता है कि तुम्हें बस इसे सहना चाहिए। तुम जिस रोहित की प्रभारी हो, वह बेहतर लोगों में से एक है। पिछली बार अतुल, जो एक और आत्मा मास्टर का प्रभारी था, उसकी हालत और भी खराब थी। वह दिन भर खुद से बात करता था, सभी को मौत, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा, मैं तुम्हारा सिर मरोड़ना चाहता हूं, जैसी बातें बड़बड़ाता था, जिससे अतुल को दुर्स्वप्न आते थे और कुछ मानसिक अस्थिरता पैदा हो गई थी। जयपुर शहर में ऐसी घटना हो रही है। वह वास्तव में अभी भी एक महिला के साथ संबंध बनाने के मूड में है, पूनम ने कहा। उसके बगल में संचार अधिकारी भ्रमित था। क्या ये भी कोई मुद्दा है? यह उसका निजी जीवन है, हमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक रोहित के साथी की पहचान में कोई समस्या नहीं है, तब तक ठीक है। लेकिन तुम लंबे समय से काम नहीं कर रही हो, इसलिए तुम्हें कुछ बातों की जानकारी नहीं होगी। तुम जानती हो, कुछ आत्मा मास्टर तो नियंत्रण खोने की कगार पर हैं और अब सामान्य रूप से संवाद करने में सक्षम नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूनम ने सदमे में चिल्लाया। वास्तव में प्रेत मन को भी बहुत गहराई से नष्ट करते हैं, और यह स्वाभाविक रूप से किसी के विचारों और चेतना को प्रभावित करता है। अधिकांश आत्मा मास्टर अकेले और असहाय होते हैं, और जब क्रूर प्रेतों के कटाव का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए विरोध करने में असमर्थ होना सामान्य है, क्योंकि वे आखिर इंसान हैं। ऐसी स्थितियों में वे कुछ मनोवैज्ञानिक समर्थन खोजने के लिए ऐसी चीजें करते हैं जो समझ से बाहर होती हैं। एक चिकित्सा दृष्टिकोण से वे सभी संभावित मनोरोगी हैं।
बस उन लोगों को देखो जो अलौकिक घटनाओं से बचे हैं, उनमें से हर एक को मनोवैज्ञानिक आघात है, और उनके लिए टूटना और पागल हो जाना असामान्य नहीं है। बेशक, कुछ आत्मा मास्टर हैं जो मानसिक रूप से अधिक स्थिर हैं, लेकिन बड़े डेटा को देखते हुए ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम हो रही है, जबकि मानसिक समस्याओं वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। क्या एक विशेषज्ञ ने एक व्याख्यान के दौरान इस बारे में बात नहीं की थी? डर पर काबू पाने के लिए एक मजबूत आंतरिक स्वयं और एक लचीली भावना की आवश्यकता होती है। और अधिकांश आत्मा मास्टरों में ये स्वभाव नहीं होता है। हालांकि प्राकृतिक चयन के माध्यम से जो अंततः जीवित रहते हैं, वे निस्संदेह सबसे मजबूत आत्मा मास्टर होते हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि कप्तान ने तुम्हें रोहित पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा था? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें ये क्षमता है। अन्यथा उसकी जिम्मेदारी के तहत इतने सारे आत्मा मास्टर होने पर भी वह रोहित के मामलों के बारे में अक्सर क्यों पूछताछ करेगा? उसके बगल के संचार अधिकारी को स्पष्ट रूप से पर्याप्त अनुभव और व्यापक ज्ञान था। सलाह दिए जाने के बाद पूनम का भाव काफी नर्म हो गया। तो क्या मुझे इस घटना को रिकॉर्ड करना और नोट्स लेना चाहिए? उसने बाद में लाल गालों के साथ पूछा। तुम तय करो, उसके सहयोगी ने मुस्कुराते हुए कहा। पूनम ने हेडसेट को देखा, उसका दिल संघर्ष से फटा हुआ था। लंबे समय तक दांत पीसने और अपने आंतरिक उथल पुथल से जूझने के बाद उसने आखिरकार हेडसेट वापस लगा लिया। उसका चेहरा अभी भी लाल था। उसे लगा कि वह धीरे धीरे विकृत हो रही है। हालांकि समय तेजी से बीत गया। जयपुर शहर, सुबह के 7 बजे। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। शहर में एक राख जैसा काला आभा व्याप्त था, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दिन में रात हो। केवल सांत्वना ये थी कि आतंक अभी भी पनप रहा था और अभी तक नहीं हुआ था। अन्यथा अगर शहर अराजकता में डूब जाता तो क्या हो सकता है, यह अकल्पनीय था। और ठीक इसी क्षण गुवानजियांग आवासीय परिसर में एक विला के बाहर बैंग बैंग बंदूक की गोलियों की एक श्रृंखला अचानक शुरू हो गई, जिससे कमरे में मौजूद 2 लोग जाग गए। सुबह सुबह बंदूकें चलाकर कौन इतना परेशान कर रहा है? क्या लोगों को सोने की जरूरत नहीं है? रोहित ने अचानक अपनी आंखें खोली, चिढ़ गया। वह वास्तव में सोया नहीं था, बल्कि बस आंखें बंद करके आराम कर रहा था। क्रूर प्रेत को दबाने के कारण वह लंबे समय से सोया नहीं था। अब क्या समय हुआ है? मानसी, रोहित की गर्दन से लिपटकर आलस्य से पूछा। 7:20, रोहित ने जवाब दिया। मानसी ने अपनी आंखें थोड़ी खोली, लेकिन बाहर अभी भी अंधेरा क्यों है? क्या तुम्हारी घड़ी गलत है? रोहित ने तब ध्यान दिया कि बाहर वास्तव में अभी भी मंद था, लेकिन उसके फोन पर घड़ी दिखा रही थी कि यह पहले ही 7 बज चुके हैं। लेकिन वह सुबह का समय है, किसी भी तरह से अब तक दिन का उजाला हो जाना चाहिए था। परेशानी है, उसने कहा। उसका भाव गंभीर हो गया क्योंकि वह अचानक बैठ गया। वह खिड़की की ओर भागा और जल्दी से बाहर देखा। दरअसल उसका सबसे बुरा डर सच हो गया था। सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन बाहर अभी भी अंधेरा था, सूरज नहीं उगा था, और आकाश एक उदासी के धुंध से ढका हुआ था, जैसे कि पूरी दुनिया सर्वनाश में गिर गई हो। क्या यह अलौकिक घटना आखिरकार फटने वाली है? रोहित का भाव गंभीर था। अध्याय 223 शब्द लापरवाही से नहीं बोलने चाहिए। इस समय सबसे गंभीर बात क्या है? निस्संदेह केवल एक ही है। जयपुर शहर का आसमान अंधेरा हो गया था। भले ही दिन का समय था और समय पहले ही 8 बज चुका था, जयपुर शहर अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था। शहर को घेरे हुए उदासी के छितरने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। अगर कोई समय की जांच नहीं करता, तो वे सोच सकते थे कि यह अभी भी सुबह के 1 या 2 बजे के आसपास है। स्थिति मेरी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर है। यह अब केवल एक साधारण अलौकिक घटना नहीं है, ये बहुत संभावना है कि एक बड़ी आपदा है। इस क्षण रोहित का दिल बहुत भारी महसूस हुआ। वह न केवल पूरे शहर के भाग्य के बारे में चिंतित था, बल्कि खुद और अपने समूह के भाग्य के बारे में भी चिंतित था। अगर स्थिति वास्तव में अपरिवर्तनीय हो गई थी, तो ये बहुत संभव था कि पूरे शहर की आबादी इस अंधेरे में मरने के लिए फंस जाएगी। रोहित, क्या हुआ? क्या हुआ? मानसी ने उत्सुकता से पूछा जब उसने रोहित को जल्दी से बाहर जाते देखा। बेशक यह एक बड़ी बात है। अगर तुम जानना चाहती हो, तो तुम खुद खिड़की के बाहर जाकर देख सकती हो। जब तुम बाहर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखोगी, तो तुम स्वाभाविक रूप से समझ जाओगी, रोहित ने कहा। मैं पहले नीचे जा रहा हूं। उसके जाने के बाद मानसी जिज्ञासा से खिड़की से बाहर देखने गई। पहले उसे एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उसने अपने सेल फोन पर समय देखा, तो वह हैरान रह गई।
अविश्वास में उसने बार बार समय की जांच की, यहाँ तक कि इसकी पुष्टि के लिए ऑनलाइन भी गई, और केवल अपने फोन पर पाठ संदेशों की एक श्रृंखला देखने के बाद ही उसने आखिरकार इसे स्वीकार किया। जयपुर शहर का आसमान अंधेरा हो गया था, सूरज नहीं उगा था और पूरा शहर धुंधलापन में गिर गया था। रोहित, कल तुम कहाँ छिपे थे? मुझे तुम नहीं मिले। तुम बेहतर आकर देखो, बाहर कुछ बड़ा हुआ है, आलिया ने रोहित को देखते ही आग्रह से कहा। रोहित ने जवाब दिया, कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है। जयपुर शहर का आसमान अंधेरा हो गया है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बड़ी अलौकिक घटना है। एक बार जब ये हल हो जाएगी, तो सब कुछ स्वाभाविक रूप से सामान्य हो जाएगा। क्या होगा अगर यह हल नहीं हो पाती है? आलिया ने चिंतित होकर पूछा। रोहित ने जवाब दिया, ताबूतों की कीमतें बढ़ने वाली हैं, हमें पहले से तैयारी करने की जरूरत है। मेरे लिए भी एक तैयार करना याद रखना, मुझे इसकी जरूरत होगी। तुम जानते हो कि मैं आसानी से डर जाती हूँ, मुझे डराओ मत, आलिया ने कहा। रोहित ने जवाब दिया, मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। वैसे अभी अभी हैंडगन से कौन खेल रहा था, तुम? वह मैं नहीं थी, वह केशव था। वह, उसके पिताजी और लोगों का एक पूरा समूह सभी आ गए हैं। वे अब पहली मंजिल पर हॉल में बैठे हैं। ऐसी बड़ी घटना के साथ, बेशक, वे सुरक्षा की तलाश में आए हैं, आलिया ने कहा। रोहित ने जवाब दिया, ओह, क्या ऐसा है? तुम्हारे परिवार का क्या? मुझे तुम्हारे कोई रिश्तेदार और दोस्त क्यों नहीं दिख रहे हैं? आलिया ने आंखें घुमाईं, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। मेरा गृह नगर यहाँ नहीं है। मैं बस कॉलेज के लिए यहाँ हूँ और साथ में काम कर रही हूँ। जयपुर शहर में मेरे पास केवल कुछ सहपाठी और सहकर्मी हैं, कोई रिश्तेदार नहीं। तो ऐसा है, मैं नीचे जाकर देखता हूँ, रोहित ने कहा। वास्तव में, जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंचा, हॉल लोगों से भरा हुआ था, पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान, बच्चों वाले परिवार, सभी चिंतित और चुप थे, जिससे एक बल्कि गंभीर माहौल बन गया था। और बीच में बैठे थे श्रवण। श्रवण, धूम्रपान करते हुए, गंभीर और चिंतित लग रहे थे। अध्यक्ष श्रवण, सुप्रभात। आज इतनी बड़ी सभा क्यों है? मुझे यह मत बताना कि आपने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया है, रोहित ने लिफ्ट से उतरते ही मजाक किया और भीड़ को देखा। अन्य लोगों ने एक साथ रोहित की ओर अपनी नजरें घुमाईं, उसका आकलन किया। यह शायद पहली बार था जब वे जयपुर शहर के कथित प्रमुख से मिल रहे थे। श्रवण ने एक झूठी मुस्कान दी और कहा, भाई रोहित, तुम अभी भी मजाक करने के मूड में हो, जबकि मैं समर्थन करने के लिए एक परिवार के साथ, और जैसा कि मैं मोटी चमड़ी वाला हूँ, बिना बुलाए आया हूँ। ये और क्या हो सकता है? ये कहते हुए उसने बाहर की ओर इशारा किया। आपको जयपुर शहर की स्थिति के बारे में पहले से ही पता होगा। 8:15 हो चुके हैं और बाहर अभी भी अंधेरा है। यह क्या है? दुनिया का अंत। इसलिए मैं आपसे स्थिति के बारे में पूछने और आपकी मदद का विनम्रतापूर्वक अनुरोध करने आया हूं, ताकि हम आम लोग इस संकट से सुरक्षित निकल सकें। ये कहा जाना चाहिए कि उसकी संकट की भावना काफी मजबूत थी। बस 8 बजे के तुरंत बाद, और उसने पहले ही अपने सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया था और रोहित के घर भाग आया था। उसकी लामबंदी और कार्य करने की क्षमता निस्संदेह थी। रोहित ने कहा, इसने वास्तव में मुझे एक कठिन स्थिति में डाल दिया है। मुझे ईमानदारी से नहीं पता कि जयपुर शहर में क्या हो रहा है, इसका विशिष्ट कारण क्या है। मैं बस इतना जानता हूं कि इसका अलौकिक घटनाओं से कुछ लेना देना है। पिछली अलौकिक घटनाओं के विपरीत, यह एक बड़े पैमाने की घटना लगती है। आतंक अभी भी पनप रहा है और सामने नहीं आया है। मैं कोई और उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ हूं। क्या इसे हल किया जा सकता है? श्रवण ने हिचकिचाते हुए पूछा। रोहित ने कहा, अभी भी स्पष्ट नहीं है। शायद ये हो सकता है, शायद यह नहीं हो सकता है। ये स्थिति पर निर्भर करेगा और केवल चीजों के सामने आने के तरीके के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन जो निश्चित है वह यह है कि इस पैमाने की घटना में महत्वपूर्ण संख्या में हताहत होना निश्चित है। क्या यहाँ रहना थोड़ा सुरक्षित होगा? श्रवण ने पूछा। रोहित ने जवाब दिया, अगर मैं जीवित हूँ, तो गुवानजियांग आवासीय परिसर अन्य स्थानों की तुलना में कुछ हद तक सुरक्षित होगा। अगर मैं मर गया, तो ये जगह कहीं और से भी ज्यादा खतरनाक होगी। अगर वह मर गया, और प्रतिशोधी आत्माएं पुनर्जीवित हुई, तो ये परिसर शापित भूमि के अलावा और कुछ नहीं बनेगा। तब हम परिसर में चले जाएंगे, और जब समय आएगा, तो हमें उम्मीद है कि भाई रोहित हमारी अच्छी देखभाल कर सकते हैं, श्रवण ने मुस्कान के साथ कहा। रोहित ने कहा, भले ही मैं यहाँ हूँ, मैं इस तरह की स्थिति में सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूँ। एक भूत नियंत्रक के रूप में आपके पास क्या आश्वासन है?
ये सब बेकार की बकवास, अगर आप निश्चित नहीं हैं तो बस कहिए, और हम कहीं और चले जाएंगे। हमें नुकसान मत पहुंचाओ, हम बिना पैसे के नहीं हैं। अगर हमारे पास पैसा है, तो क्या हम अंगरक्षकों को काम पर नहीं रख सकते? उस क्षण एक आवाज आई। रोहित की भौहें थोड़ी उठी। कौन सी चाची अभी अभी इतनी अभिमानी बोली? बहन, अपनी बातों पर ध्यान दो। श्रवण का चेहरा बदल गया, और उसने डांटा, क्या मैंने तुम्हें पहले चेतावनी नहीं दी थी? बस बकवास मत करो। सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ मामलों के बारे में अनजान हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लापरवाही से बोल सकती हो। मैं कैसे बकवास कर रही हूँ? क्या उसके जैसा एक छोटा बच्चा ऐसी शिष्टाचार का हकदार है? वह हमारी मदद के कारण यहाँ रह रहा है। हमारी सहायता के बिना उसे ऐसी महंगी जगह में रहने का क्या अधिकार होगा? तुम इतने मूर्ख हो कि तुमने उसे सीधे 40% शेयर दे दिए। क्या तुम्हें पता है कि उसकी कीमत कितनी है? उस पैसे से हम किस तरह के व्यक्ति को काम पर नहीं रख सकते? महिला ने पलटवार किया। अध्यक्ष श्रवण, हालांकि यह चाची आपकी बहन और केशव की चाची हैं, मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि वह थोड़ी और इज्जत से बोल सकती हैं, रोहित ने कहा, उस पर ध्यान न देते हुए और इसके बजाय श्रवण की ओर मुड़ते हुए। भले ही एक परिवार में कुछ अप्रिय लोग हों, यह अभी भी समझने योग्य है। श्रवण तुरंत खड़ा हो गया, गुस्से में घूम गया, और कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, बाहर निकलो। ठीक है। श्रवण, तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए मुझे डांट रहे हो जो बेसुरा है। तुम हमारी दिवंगत माँ के साथ कैसे न्याय कर सकते हो? तुमने पहले क्या कहा था? एक बार जब निर्माण स्थल खत्म हो जाएगा, तो तुम मुझे 10 मिलियन दोगे। अब पैसा कहाँ है? ये सब इस बच्चे के पास चला गया, है ना? क्या वह तुम्हारा अपना बेटा है? तुम उसके साथ केशव से भी बेहतर व्यवहार करते हो, महिला ने जोर दिया, बल्कि अशिष्ट लग रही थी। श्रवण का चेहरा लोहे जैसा नीला पड़ गया। गाली देना चाहता था लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल पाए, मारना चाहता था लेकिन अपनी ही बहन को मारने के लिए अनिच्छुक था, गुस्से से कांप रहा था। चाची, आप जो चाहें खा सकती हैं लेकिन आप बकवास नहीं कर सकती हैं। अन्यथा, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाती हैं जिसे आपको नहीं करना चाहिए, और उस पर अपनी जान गंवाती हैं, तो यह वास्तव में इसके लायक नहीं होगा, रोहित ने चेतावनी दी। अगले ही पल, रोहित उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी नज़र बर्फीली थी क्योंकि उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और उसके गले से पकड़ लिया, उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। मौत का ठंडा स्पर्श। इस समय महिला के चेहरे पर दर्द का भाव था। उसके पास संघर्ष करने की भी ताकत नहीं थी, केवल उसकी गर्दन पर हाथ को ठंडा और अकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। ये स्पर्श ठीक वैसा ही था जब उसने अपनी दिवंगत मां की उपस्थिति को आखिरी बार व्यवस्थित किया था। कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शव। चाहे वह एक भ्रम था या नहीं, इस व्यक्ति के पीछे एक लंबी, अंधेरी छाया खड़ी थी, भयानक और डरावनी, बिना सिर के। भाई रोहित, शांत हो जाओ। उसका इरादा जानबूझकर तुम पर गुस्सा करने का नहीं था, श्रवण ने चौंक कर कहा, और जल्दी से जोड़ा। ठीक है, हर किसी के अपने पल होते हैं। अगर वह मुझ पर एक बार गुस्सा करती है, तो मैं उस पर एक बार गुस्सा करूंगा, और हम बराबर होंगे, रोहित ने थोड़ी मुस्कान के साथ कहा, महिला को धीरे से नीचे रखते हुए। खांसी खांसी टिल्ड। महिला तुरंत जमीन पर गिर गई और जब उसने रोहित को फिर से देखा, तो उसकी आंखें डर से भरी थीं। जीवन और मृत्यु के किनारे से गुजरने के बाद उसे यकीन था कि इस आदमी ने वास्तव में उसे गला घोंटकर मारने का इरादा किया था। उसकी आंखों में वह नजर निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी जो एक सामान्य व्यक्ति में होगी, यह एक ठंडा, मौत जैसा राक्षस जैसा था। रोहित आगे बोला, क्या तुम जानती हो कि जयपुर शहर का प्रभारी होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भले ही मैं अभी तुम्हें व्यक्तिगत रूप से गला घोंटकर मार दूं, मुझे इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी। मैंने पिछले कुछ दिनों में दर्जनों लोगों को बाहर निकाला है, और आज गिनती में एक और जोड़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को कुछ अप्रिय दृश्य दिखाने के लिए क्षमा करें। मुझे आप सभी के आवासीय परिसर में जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार, अध्यक्ष श्रवण यहाँ के प्रभारी हैं। हालांकि, मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को मुझसे समस्या है, वे कभी भी मेरे सामने अपनी राय जाहिर नहीं करेंगे। मैं तुच्छ हूं और मैं दूसरों को मेरे बारे में बुरा बोलते हुए नहीं सुन सकता। अब, मैं इस चाची का यहाँ स्वागत नहीं करता। क्या आप जाने की कृपा करेंगी? महिला को उसके बगल के लोगों ने ऊपर उठाया, रोहित को देखने की हिम्मत नहीं हुई, और जल्दी से भाग गई जैसे कि भाग रही हो। बाकी सब लोग भी बाहर निकलो, बिक्री कार्यालय में वहां ठहरो, श्रवण ने कहा। कुछ हद तक इन रिश्तेदारों को लाने का पछतावा हो रहा था। शुरुआत में, ये परिवार के सदस्यों और रोहित के बीच एक मुलाकात थी ताकि एक छाप छोड़ी जा सके और शायद संबंध सुधारे जा सकें। वह कैसे जान सकता था कि ऐसी घटना होगी?
जो अभी अभी हुआ उसके लिए मुझे खेद है, श्रवण ने फिर से माफी मांगी। रोहित ने अपना हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा आवेगी था। अगर उसे किसी भी तरह से चोट लगी है, तो मैं केवल उसके लिए माफी कह सकता हूँ। अब चीजें जैसी हैं, मैं भी काफी परेशान हूँ। अगर हम इस स्थिति को हल नहीं कर सकते हैं, तो माफी या पछतावे के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही हम सब मर सकते हैं। क्या यह इतना गंभीर है? श्रवण ने पूछा, उसके चेहरे पर घबराहट दिख रही थी। अपने पूरे परिवार के जीवन और मृत्यु की तुलना में पिछली स्थिति वास्तव में ज्यादा नहीं थी। मैंने आपको डराने से बचने के लिए इसे विस्तार से नहीं बताया। क्या ऐसा चमकाना मुझे हंसी का पात्र बनाता है? कभी कभी अज्ञानता ही परम सुख होती है, कम से कम ये डर पैदा नहीं करती है। रोहित ने कहा, श्रवण जी, सच कहूं तो मेरे अनुभव के आधार पर मैं अनुमान लगाता हूं कि जयपुर शहर में 30% से अधिक लोग जीवित नहीं रहेंगे। उसने 3 उंगलियां उठाईं। ये सिर्फ सबसे आशावादी अनुमान है। स्थिति और भी खराब हो सकती है। अगर मैं और अन्य भूत भगाने वाले उस चीज से निपट नहीं सकते हैं, तो सबसे बुरा नतीजा कुल विनाश होगा। कुल विनाश, आप समझते हैं, इसका मतलब है कि पूरा शहर प्रेत शहर बन जाएगा, जिसमें एक भी जीवित व्यक्ति नहीं बचेगा। साथ ही आपको बताने के लिए, जयपुर शहर में इस समय मेरी तरह अधिकतम 10 लोग हैं। अगर कोई रैंकिंग होती, तो मेरी क्षमताएं पहली या कम से कम दूसरी होंगी। अगर मुझे कुछ होता है, तो मेरा मानना है कि हम कुल विनाश से ज्यादा दूर नहीं होंगे। रोहित, देखो मुझे सड़क पर क्या मिला। एक हैंडगन। मैंने इसे 2 बार फायर करने की कोशिश की और यह असली है, केशव ने उत्साह से कहा जैसे ही वह अंदर आया, एक सुनहरी पिस्तौल को बड़े शौक से पकड़े हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तो तुम वह हो जिसकी गोली की आवाजों ने मुझे आज सुबह सोने नहीं दिया। रोहित ने केशव को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। तुम्हें ये कहाँ मिला? बाहर झाड़ियों में, लेकिन मुझे केवल 2 गोलियां मिलीं। एक बार जब वे चली गईं, तो बस हो गया। रोहित ने कहा, ऐसा लगता है कि यह पहले से बचा हुआ था। चूंकि तुम्हें यह मिल गया है, इसे रखो। मेरे पास यहाँ कुछ गोलियां हैं। हम वैसे भी बेकार हैं, चलो कुछ निशानेबाजी अभ्यास के लिए एक जगह ढूंढते हैं। उस पिछली दुर्घटना के मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें कुछ शॉट्स के लिए उपचार दूं तो कैसा रहेगा? कुछ शॉट्स? वह लगभग पर्याप्त नहीं है, मुझे कम से कम दर्जनों शॉट्स चाहिए। मेरा इंतजार करो। रोहित जल्दी से मुड़ा और चला गया। जब वह लौटा, तो वह हथियारों से भरी 2 थैलियां पकड़े हुए था। धिक्कार है। भाई रोहित, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? इतनी सारी असली बंदूकें, अगर तुम इनके साथ पकड़े गए, तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा, केशव ने चिल्लाया। रोहित ने जवाब दिया, मैं जयपुर शहर का प्रभारी व्यक्ति हूँ, मुझे बंदूकें रखने का अधिकार है। किसका सिर काटना? अगर तुम उनके साथ पकड़े गए, तो तुम्हारा सिर दांव पर होगा। वहां एक अच्छी खुली जगह है। चलो चलें और कुछ मजा करें, केशव ने उत्साहित होकर कहा। ठीक है। रोहित ने कुछ हथियार और प्रशिक्षण गोलियां उठाईं और चल दिया। जैसे ही वह जा रहा था, उसने श्रवण के कंधे पर थपथपाया। वास्तव में, मुझे 40% शेयर देना आपके लिए बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है, श्रवण जी। समय आने पर, आपके रिश्तेदार समझेंगे। मैं निशानेबाजी का अभ्यास करने जा रहा हूँ। अगर श्रवण जी के पास देखभाल करने के लिए कोई और है, तो उन सभी को आवासीय परिसर में ले आओ। अंत में, एक व्यक्ति की देखभाल करना भीड़ की देखभाल करने से ज्यादा अलग नहीं है। धन्यवाद। श्रवण ने टिप्पणी पर राहत महसूस की। मैं समझता हूँ, श्रवण ने जवाब दिया, उसका दिल डूब रहा था। रोहित के कुल विनाश के बारे में शब्दों ने उसके माध्यम से एक ठंडक भेज दी थी। क्या चीजें वास्तव में इतनी गंभीर हो गई थीं? बाहर का आसमान बस अंधेरा था, लेकिन स्थिति अभी भी स्थिर लग रही थी। फिर भी अंतर्ज्ञान ने श्रवण को बताया कि रोहित सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, ऐसी बात वास्तव में हो सकती है। मैं रोहित के सामने एक शब्द भी बड़बड़ाने की हिम्मत नहीं करता। उस महिला को अपनी हिम्मत कहाँ से मिली? मैं वास्तव में उसकी प्रशंसा करता हूँ, आलिया ने दृश्य देखने के बाद खुद से फुसफुसाया। अगर वह रोहित को इस तरह उकसाती रही, तो वह जल्द या बाद में मारी जाएगी। अगर वह अमीर है तो क्या हुआ? अगर तुम मर जाते हो तो पैसा बेकार है। दूसरों के विपरीत, वह एक अलौकिक घटना से गुजर चुकी थी। केवल आलिया ही पूरी तरह से जानती थी कि रोहित की उपस्थिति का क्या मतलब था। अन्यथा वह बेशर्मी से रोहित से क्यों चिपकी रहती? उसके लिए उसके हल्के स्नेह के अलावा, उसका मुख्य कारण मौत का डर था।
जब तक आप किसी भयानक चीज का सामना नहीं करते, तब तक आप वास्तव में नहीं समझते कि जीवन कितना कीमती है। मिस आलिया, रोहित कहाँ है? मानसी ने अचानक पूछा। आलिया वास्तविकता में वापस आए और उसे देखकर उसने चिल्लाया, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? अपने बिखरे बालों को अपने कान के पीछे सहलाते हुए मानसी ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, मैं अभी उठी हूँ। मैं रोहित को बताने वाली थी कि मुझे जाना है। तो तुम बेहतर जल्दी करो। रोहित अभी बहुत व्यस्त है और उसके पास समय नहीं है, आलिया ने कहा। अगर ऐसा है, तो मैं घुसपैठ के लिए माफी मांगती हूँ, मानसी ने कहा। भले ही आसमान अशुभ था, उसके पास बहुत सारे अनसुलझे मामले थे और उसे जल्दी से वापस लौटने की जरूरत थी। अध्याय 224 बैठक में जाना। भले ही बाहर घोर अंधेरा था, रोहित ने एक पूरे मैदान को रोशन करने के लिए निर्माण स्थल से एक सर्चलाइट भी खींच ली थी। बैंग टिल्ड। एक गोली चली और एक गोली पता नहीं कहां उड़ गई। रोहित ने अपने हाथ में बंदूक नीचे रखी और देर तक खोजा, लेकिन प्रभाव बिंदु नहीं मिल पाया। वास्तव में 5 मीटर के भीतर मेरी प्रभावी सीमा है, 20 मीटर से आगे चूक जाना काफी सामान्य है। दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, बस अभ्यास करते रहो। हालांकि यह आखिरी मिनट की भर्ती के बराबर था, उसके पास अपनी निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए संसाधन थे क्योंकि उसने मानक प्रशिक्षण गोला बारूद के एक बैच के लिए आवेदन किया था। फिर भी पेशेवर मार्गदर्शन के बिना उसने ऑनलाइन पाए गए कुछ वीडियो देखने का शायद ही कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो। बैंग टिल्ड। एक और गोली चली। गोली 20 मीटर बाहर एक कांच की बोतल से 3 मीटर दूर गिरी। बहुत सुधार हुआ, अभ्यास करते रहो और ये लगभग सही होना चाहिए। रोहित ने काफी संतुष्ट महसूस किया क्योंकि इस बार उसने कम से कम देखा कि गोली कहाँ गिरी थी। लेकिन उसी क्षण उसके कान के पास एक गोली की आवाज आई। और जिस कांच की बोतल को वह निशाना बना रहा था, वह तुरंत टूट गई। रोहित ने केशव की ओर देखा, तुमने अभी अभी उसे कैसे मारा? ये सरल है, इतनी करीब की दूरी पर जो अंधा नहीं है वह निशाना लगा सकता है, केशव ने कहा। यह मुश्किल नहीं है, देखो। बोलने के बाद उसने एक और गोली चलाई। बिना निशाना लगाए ही 20 मीटर दूर एक और कांच की बोतल टूट गई। देखो, क्या ये बहुत सरल नहीं है? केशव ने कहा। बिल्कुल सरल नहीं है। रोहित ने मन ही मन आलोचना की। केशव ने कहा, भाई रोहित, तुमने इतने अभ्यास के बाद एक भी बोतल नहीं मारी है ना? ठीक है, मैं अभी भी महसूस कर रहा हूं। अगर महसूस नहीं होगा, तो निशानेबाजी निश्चित रूप से बंद हो जाएगी। एक बार जब मुझे महसूस हो जाएगा, तो मैं निश्चित रूप से 100% निशाना लगाऊंगा, रोहित ने कहा, लेकिन ये बंदूक चलाना मेरी कल्पना जितनी आसान नहीं है। 20 मीटर पर निशाना लगाना कुछ भी नहीं है। अगर तुम 30 मीटर पर बोतल को मार सकते हो, तो वह प्रभावशाली होगा। बैंग टिल्ड। अगले ही पल, केशव ने फिर से फायर किया, और 30 मीटर पर बोतल तुरंत टूट गई। फिर उसने उसकी ओर देखा, यहाँ भी कोई कठिनाई नहीं है, 20 या 30 मीटर, ये सब लगभग एक जैसा है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोहित ने तब कहा, 50 मीटर पर उस स्ट्रीटलाइट को मारने की कोशिश करो। उसने बाद में 50 मीटर से अधिक दूर एक स्ट्रीटलाइट की ओर इशारा किया। ये थोड़ी दूर है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल नहीं है, केशव ने टिप्पणी की जैसे ही उसने उस पर नजर डाली। अपनी आंखें झपकाईं, अपना हाथ बढ़ाया और बिना प्रियम किए एक गोली चलाई, और यहां तक कि जिस मुद्रा में उसने बंदूक पकड़ी थी, वह गलत थी। बैंग टिल्ड। 50 मीटर से अधिक दूर स्ट्रीटलाइट टकराने पर फट गई। तुम वास्तव में ये कैसे करते हो? एक ठहराव के बाद, रोहित ने अजीब तरह से उसकी ओर देखा। यह आसान है, बस 3 बिंदुओं को एक सीधी रेखा में संरेखित करो। क्या पिस्तौल के ऊपर एक उभरी हुई चीज नहीं है? बस इसे लक्ष्य और अपनी आंख के साथ संरेखित करो, फिर फायर करो, और एक बैंग के साथ, यह एक हिट है, केशव ने समझाया। समाप्त करने के बाद, उसने फिर से फायर किया, एक और कांच की बोतल को तोड़ दिया। लेकिन अभी अभी, तुमने बिल्कुल भी निशाना नहीं लगाया, तो 3 बिंदु रेखा कहाँ है? रोहित ने पूछा। 3 बिंदु रेखा शुरुआत करने वालों के लिए है। मैंने अभी जो इस्तेमाल किया वह मेरी खुद की आविष्कार की गई पकड़ है, जिसे आमतौर पर बंदूक कांपने की तकनीक के रूप में जाना जाता है। मेरे हाथ को देखो, फायर करते समय कांप रहा है, लक्ष्य को मार रहा है, केशव ने प्रदर्शन किया। बंदूक पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था, और गोली की एक बैंग के साथ 50 मीटर दूर एक और लैंपशेड टूट गया। भाई रोहित, मुझे तुम्हें सिखाने दो, ये बहुत सरल है। कांपते हुए उस दूर की कांच की बोतल को देखो, और एक बैंग के साथ, ये टूट जाएगी, केशव ने कहा। आपातकालीन बैठक के लिए प्रस्थान।
रोहित ने संदेह से कोशिश की। पिस्तौल पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था और एक बैंग के साथ एक गोली उसके सामने गिरी, लगभग केशव के पैर को मारते हुए। भाई रोहित, तुम्हें इस तरह से कांपना नहीं है, तुम्हें कोमल होने की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपनी पत्नी के साथ होते हो, केशव ने चौंक कर कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, रोहित ने कहा। मैंने तुम्हें वास्तव में धोखा नहीं दिया, ये तरीका सरल है, मुझे हाथ बदलने दो और तुम्हारे लिए प्रदर्शन करने दो, केशव ने कहा। फिर उसने बंदूक को अपने बाएं हाथ में लिया और सटीकता से एक कांच की बोतल को तोड़ दिया। बाएं हाथ के अलावा दोनों हाथों से बंदूक पकड़ने के पीछे का तर्क वही है। केशव ने एक और पिस्तौल उठाई। दोनों हाथों से उसने फायर किया और दूर की दो कांच की बोतलें टूट गईं। बस इस तरह, मुझे देखो। बैंग बैंग बैंग। केशव ने तेजी से फायरिंग की, उन सभी कांच की बोतलों को तोड़ दिया जिन्हें सेट करना मुश्किल था। ठीक है, ठीक है, और प्रदर्शन नहीं, मुझे समझ आ गया, तुम जरूर धोखाधड़ी कर रहे हो, रोहित ने कहा। धोखाधड़ी? भाई रोहित, केशव, जब मैं शूट करता हूं तो कभी धोखाधड़ी नहीं करता। केवल अनाथ धोखाधड़ी करते हैं। क्या मैं तुम्हें एक अनाथ जैसा लगता हूं? याद है जब मैंने तुम्हें मुर्गा शिकार के लिए लिया था, अगर तुम एक ही खेल में 4 या 5 बार नहीं मरते, तो हम कभी भी शीर्ष 3 में कैसे नहीं पहुंच पाते। और वह समय जब मैंने अकेले 3 को संभाला, नॉकडाउन हो गया, अंतिम दुश्मन को थोड़ी सी सेहत के साथ छोड़ दिया, और तुम 40 गोलियों वाली एक राइफल के साथ अंदर गए, एक भी शॉट नहीं मारा और एक पिस्तौल द्वारा काउंटर किल हो गए। तो भाई रोहित, तुम्हें वास्तविकता का सामना करना होगा, तुम निशानेबाजी में वास्तव में प्रतिभा की कमी रख सकते हो। तुम केवल 5 मीटर के भीतर बड़े लक्ष्यों को मार सकते हो, केशव ने कहा। रोहित बात नहीं करना चाहता था और उसे मध्यमा उंगली दिखाई। हालांकि जैसे ही उसने अपना निशानेबाजी अभ्यास जारी रखा, उपग्रह स्थिति वाले फोन के माध्यम से पूनम की आवाज आई। रोहित, अपना प्रशिक्षण बंद करो। अभी अभी प्रोफेसर अरूप गुप्ता ने जयपुर शहर में एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और जोर देते हैं कि तुम्हें उपस्थित होना चाहिए। पहले बैठक में जाओ, उसने कहा। रोहित ने एक भौं उठाई और पिस्तौल नीचे रखी। तुम अब क्यों बोल रही हो? मुझे लगा कि तुम बहुत ज्यादा वेब ब्राउजिंग से अचानक मर गई हो। मैंने कल जिस फाइल के लिए कहा था, वह कहाँ है? तुमने इसे अभी तक क्यों नहीं भेजा है? और तुम्हें पूछने की हिम्मत है, तुम कल रात मानसी नामक उस महिला के साथ क्या कर रहे थे? हमने कुछ नहीं किया, हमने कल रात लड़ाई की, रोहित ने ईमानदारी से कहा। पूनम ने दांत पीसते हुए कहा, लड़ाई? कौन जीता? क्या मुझे कहने की भी जरूरत है? बेशक, मैं जीता। बस करो, मैं ऐसे अश्लील विषयों के बारे में बात नहीं करना चाहती। चलो व्यवसाय पर वापस आते हैं। मैंने पहले ही प्रोफेसर अरूप गुप्ता को सामग्री भेज दी है, जब तुम बैठक में जाओगे तो तुम्हें यह मिल जाएगी। इसके अलावा बैठक जयपुर शहर के जिमखाना के अंदर आयोजित की जाएगी। यदि संभव हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी से कार्य कर सकते हो। साथ ही मैंने पहले ही प्रेत शिशु मुद्दे की रिपोर्ट कर दी है। कल तुम्हारा अनुमान सही था। मानसी के पेट के अंदर का प्रेत शिशु कोई अलग मामला नहीं है। रोहित की नजरें तेज हुईं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे लिए समय से पहले ही जांच शुरू कर दी है। जयपुर शहर में मानसी जैसे कई समान मामले सामने आए हैं। ये सिर्फ वह नहीं है, वर्तमान डेटा से पता चलता है कि कुल 120 पीड़ित हैं, जिनमें 40 पुरुष शामिल हैं। क्या तुम मजाक कर रही हो? 120 प्रेत शिशु? रोहित ने हैरान होकर कहा। फिलहाल ऐसा ही लगता है। पूनम ने भारी स्वर में बात की, और संख्या केवल ऊंची होती जाएगी। पूरा शहर पहले ही मामूली अराजकता का अनुभव कर रहा है, इसलिए जानकारी एकत्र करना बहुत सटीक नहीं है। मुझे लगता है कि वे प्रोफेसर अरूप गुप्ता के शव को इकट्ठा करने की तैयारी करना बेहतर समझते हैं। मैं इतने सारे प्रेतों से नहीं निपट सकता। रोहित ने सोचा कि घटनाएं गंभीर थीं, लेकिन कल्पना नहीं की थी कि वे इतनी गंभीर थीं। प्रोफेसर अरूप गुप्ता ने रात भर इस पर शोध किया, हो सकता है कि उनके पास कुछ तरीके हों। तुम्हें बैठक के लिए जल्दी करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जयपुर शहर के बाहर अतिरिक्त बल पहले ही आ चुके हैं। सब कुछ बस शुरू हो रहा है, और यह एक असुधार्य बिंदु तक नहीं पहुंचा है। एक बेहतर मोड़ आएगा, तुम्हें हम पर भरोसा करना चाहिए, पूनम ने कहा। ठीक है, सांत्वना भरे शब्दों को बंद करो, मैं अभी बैठक के लिए जिमखाना जा रहा हूं। रोहित ने फोन नीचे रखा, तुरंत प्रस्थान करने के लिए तैयार। भाई रोहित, तुम अब निशानेबाजी का अभ्यास नहीं कर रहे हो? केशव ने उसे जाते हुए देखकर पूछा। रोहित ने कहा, अब और अभ्यास नहीं, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है।
तुम और तुम्हारा परिवार भटकना मत, आवासीय परिसर में रहना सबसे अच्छा है। अगर कुछ होता है तो मुझे तुरंत सूचित करना। मेरा वह मतलब नहीं था। अगर तुम निशानेबाजी का अभ्यास नहीं कर रहे हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने उत्कृष्ट निशानेबाजी कौशल को किसे दिखाऊं? केशव ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। रोहित ने कहा, क्या तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग पसंद नहीं है? वह करो, अपने भाइयों को चिल्लाओ, डबल टैप 666। क्या तुम पूरे देश को नहीं दिखाना चाहते कि जयपुर शहर क्या बन गया है? ये समझ में आता है, यह एक शानदार विचार है। बस इंतजार करो, मैं अभी लाइव स्ट्रीम करूंगा। मुझे लगता है कि यह एक हिट होने वाला है, केशव ने उत्साह से कहा। सुरक्षा पर विचार करते हुए रोहित ने सुनिश्चित किया कि वह बैठक के लिए सभी आवश्यक चीजें लाया था। वह अपने साथ मानव त्वचा चर्म पत्र भी लाया था। जयपुर शहर में 120 प्रेत शिशुओं के संभावित अस्तित्व के बारे में सोचने मात्र से रोहित की खोपड़ी डर से झुंझुनी करने लगी। शायद ऐसी स्थिति में प्रेतों के अनुसरण करने के लिए अब कोई पैटर्न नहीं थे। यह एक सीधा असुधार्य कठिनाई थी, जहां वह केवल सामना ही कर सकता था।